बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 13 जून और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने मियांवाली से रखते हैं, जहां पर कौम के एक और बेटे ने दलेरी की दास्तान रकम की है। कल हमने आपको जज मोहम्मद अब्बास के बारे में बताया था और बताया था कि किस तरीके से वो जुल्म के सामने और फस्तायत के सामने एक आहनी दीवार बनकर खड़े हुए थे। तो आज रेसिप्रोकेट किया है उन्हें मियांवाली के जज आसिफ मुस्तफ़वी। जी हाँ, आपके आज के हीरो, कल के हीरो आपको हमने जज मोहम्मद अब्बास के बारे में बताया था। आज के आपके हीरो जो हैं वो जज आसिफ मुस्तफ़वी हैं। हम रोज़ कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। इन काले बादलों के अंधेरों के अंदर से कहीं से रोशनी नज़र आ रही, और मैं आपको हर रोज़ कहता हूँ कि अल्लाह से उम्मीद रखिए। रोज़ बेहतरी की कोई ना कोई दास्तान रकम हो रही है, रोज़ बहादुरी की कोई ना कोई नई दास्तान रकम हो रही है, और यही वो दास्तानें हैं जो इस गटाटोप अंधेरे में से हमारे लिए रोशनी की उम्मीद और आने वाले दिनों में एक अच्छे दिनों की नुईद लेकर हमारे सामने आती हैं। बहरहाल, पहले मैं आपको बताऊं, जज मोहम्मद अब्बास का जो लेटर उन्होंने लिखा था उसकी तफसीलात सामने आई हैं। वो लेटर सामने आया, पहले उसकी कुछ तफसीलात बताऊं, फिर जो हमारे आज के हीरो हैं जज आसिफ मुस्तफ़वी, जो मियांवाली की अदालत के अंदर जज हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि उन्होंने किस दबंग तरीके से पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की डिज़ायर के ख़िलाफ़ जाकर फ़ैसला दिया और बेहतरीन फ़ैसला दिया है। तो पहले आते हैं जज मोहम्मद अब्बास के लेटर के। कल हमने आपको बताया कि जज मोहम्मद अब्बास की अदालत को 7 घंटे तक यरगमाल बना के रखा गया। उनकी अदालत के सामने फायरिंग की गई, लोगों को अदालत के अंदर नहीं जाने दिया गया, उनसे ज़बरदस्ती फ़ैसला करवाने की कोशिश की गई, लेकिन वो डट गए। 7 घंटे यरगमाल रहने के बावजूद उन्होंने उनकी मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं किया, बल्कि फ़ैसला वो किया जो उनके ख्याल में कानून और आइन के मुताबिक था। और फिर हमने आपको बताया कि उन्होंने इस सारे वाक़े का ख़त जो है वो जस्टिस शहजाद मलिक को लिखा, जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और आज उन्होंने सबको अदालत में बिल मुशाफा बुलाया हुआ है, फिज़िकली बुलाया हुआ है। आईजी को, आरपीओ को, डीपीओ को और सेक्टर कमांडर जो हैं, मुतल्लिका सेक्टर कमांडर सरगोदा, उनको भी बुलाया हुआ है, आईएसआई के सेक्टर कमांडर को, कि आए आकर बताएं जज को यरगमाल कैसे आपने बना के रखा। अब हम इसी खबर में कुछ और तफसील आपको ऐड करके देते हैं, और वो है कि अब उस लेटर के कंटेंट्स, उसके मंदरजात सामने आए हैं, जो ख़त जज मोहम्मद अब्बास ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को लिखा है। उसमें उन्होंने लिखते हैं, जज मोहम्मद अब्बास लिखते हैं कि 25 मई को मैंने चार्ज संभाला। आपको ये याद होना चाहिए कि यहाँ पर इजाज़ बुट्टर इससे पहले एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज से, उनका ट्रांसफ़र इसी नए जो चीफ जस्टिस शहजाद मलिक हैं, उन्होंने उनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया था, क्योंकि बुटर साहब जो थे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर 35 दिन के उन्होंने रिमांड दिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के। सनम जावेद, आलिया हमज़ा, जुल्म की मतलब दास्तानें लिख रहे थे वो। तो उन जज साहब को बदल के यहाँ पर जज मोहम्मद अब्बास को तैनात किया गया। इससे पहले मोहम्मद अब्बास साहब जो हैं वो एंटी करप्शन के जज थे बहावलपुर के अंदर। तो बहावलपुर से ट्रांसफ़र होके वो पहुँचे सरगोदा। उन्होंने ख़त उनका जो सामने आया उसमें वो बताते हैं कि 25 मई को जब मैंने चार्ज संभाला तो पहले ही दिन, उसी दिन चार्ज संभालने के मुझे पैगाम आया कि आईएसआई के कुछ अफसरान जो है वो मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने इनकार किया। मैंने कहा कि मैं किसी जो ज़ाहिर है उनके मुकदमे से रिलेटेड या कानून के मुताबिक जो मुलाकात नहीं है वो मैं नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि मैंने उस मुलाकात के करने से इनकार किया। और फिर क्या था, जज मोहम्मद अब्बास बताते हैं अपने ये ख़त में जो हम आपको दिखा रहे हैं, कि उन्होंने बताया कि मुझ पर ज़िंदगी तंग कर दी गई। मुझ पर नहीं बल्कि मेरे ख़ानदान पर ज़िंदगी तंग कर दी गई। उन्होंने बताया कि उनका जो घर है, ज़ाहिर है कि वो बहावलपुर में थे, वहीं उनकी फैमिली थी। फैमिली अभी मूव नहीं हुई थी सरगोदा। तो पीछे उनका जो बहावलपुर का घर था उसका सुई गैस का मीटर तोड़ा गया उनको हरासा करने के लिए। फिर उसको ठीक करने के लिए तरह तरह के बंदे आना शुरू हो गए घर पे। फिर उनके घर पर एक जाली वापडा का जाली बिल बिजली का बहुत बड़ी अमाउंट में बनाकर भेजा गया, और उन्होंने कहा कि इसमें लगता है कि वापडा के लोग भी इन्वॉल्व होंगे। इतना बिल के जैसे कोई फैक्ट्री वहाँ पर हो, इतना बड़ा बिल बना के भेज दिया जज को हरासा करने के लिए, उस पर ज़मीन तंग करने के लिए। और जब वो इस पर भी ना माने तो फिर उन्होंने बताया कि 6 जून को उनके जो अदालत थी उनकी,
उसकी अदालत के प्रेमिसेस के अंदर 2 गाड़ियां आईं और उन्होंने पुलिस वालों के सामने उन 2 गाड़ियों ने आप ये समझ लीजिए कि ये जो अदालत है ये कैंट के अंदर है। सरगोदा का जो कैंट का एरिया है उसके अंदर ये अदालत है। तो आप सोच सकते हैं कि कैंट में सिक्योरिटी होती है, वहाँ कौन आकर ऐसी बदमाशी कर सकता है। तो पुलिस वालों के सामने उन्होंने ट्रांसफार्मर को गोलियां मारी। 15-20 लाख का वो ट्रांसफ़र था, जाहिर है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। उस पर फायरिंग की और फायरिंग से वो ट्रांसफार्मर तबाह हो गया और जैसे ही वो तबाह हुआ वो गाड़ियां वहाँ से चली गईं। पुलिस वालों ने उस पर भी मुकदमा दर्ज करवाया कि ये अदालत का ट्रांसफ़र पहले भी मैंने कह दिया, माजरत उस पर ट्रांसफार्मर जो है बिजली का वो तबाह किया। पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज करवा दी। अब जज साहब कहते हैं यहाँ भी काम नहीं रुका। जब इस सब के बावजूद भी मैं फैसला देने लगा, मेरे सामने जो बेल्स लगी हुई थी यही 9 मई के सिलसिले में, जिसमें कोई सबूत लोगों के खिलाफ मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा जब मैं बेल देने के लिए उस दिन मेरे सामने फैसला आया तो इन्होंने क्या किया कि अदालत को यरगमाल बना लिया। 7 घंटे तक वो कहते हैं कि मुझे कमरे में लॉक रखा, हरासा किया गया, तशद्दुद करने की कोशिश की गई, ज़बरदस्ती फ़ैसला लेने की कोशिश की गई, फायरिंग की गई। जाहिर है पुलिस साथ मिली हुई थी। ये जज साहब के लेटर के अब होशरबा किस्म के मदजात सामने आ रहे हैं। अच्छा, अब ये यहाँ से आगे की स्टोरी आपको बताता हूँ। अब ये तो ख़त हो गया जज मोहम्मद अब्बास का, उन्होंने लिख दिया। अब इस पर जस्टिस शहजाद मलिक करेंगे आगे, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। मुझे पूरी अल्लाह के घर से उम्मीद है कि वो एक दलेर जज हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। लेकिन अब इसके आगे हुआ क्या वो आपको बताते हैं। एक ख़त लिखा और साथ ही जो जज मोहम्मद अब्बास हैं उन्होंने अपने नाम की लाज रखते हुए फैसला वही सुनाया जो कानून के मुताबिक था। मीन प्रेशर डालने वालों के प्रेशर में वो नहीं आए और उन्होंने फैसला कानून के मुताबिक सुना के इन लोगों को जमानतें दे दी। अब जैसे ही इनको जमानतें दी तो चौधरी निजामुद्दीन तो ऐसे मानने वाले नहीं, उन्होंने इन लोगों को 3 MPO और झूठे सच्चे केसेस में पकड़ के अगले दिन जा अदालत में मियांवाली में पेश किया। सरगोदा से इनको पकड़ लिया, अमजद नियाजी और दूसरे PTI के लोगों को, गालबन 34 या 36 लोग थे ये। इनको जाके उन्होंने आसिफ मुस्तफवी, दोबारा माँ बाप ने बहुत खूबसूरत नाम रखा, आखिर पर मुस्तफवी रखा, उन्होंने भी नाम की लाज रखी। उन्होंने भी जब वो मुकदमा सुना तो उन्होंने पुलिस को कहा कि इन 34 लोगों पर आपने मुकदमा दर्ज किया है, 3 MPO और केसेस डाल रहे हैं, ये कल ही तो जमानत लेकर आए हैं। ये सारे के सारे लोग 9 मई में इनको इन्वॉल्व किया हुआ था, इसी तरह का केस था। आपने क्लेम किया कि ये वो लोग हैं जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे और इनके हाथों में मेगाफोन थे, वो जो हाथ में पकड़ के स्पीकर बोलने वाला फ़ोन होता वो थे। और ये वहाँ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ और सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशंस के ख़िलाफ़, ये जुमला लिखा हुआ है जज साहब ने अपने फैसले में कि सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशंस के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे और आपने इनको रंगे हाथों पकड़ा। ये पुलिस ने अपनी FIR में लिखा। उन्होंने कहा कि अब ना आपके पास मेगाफोन आपने रिकवर किया, जब रंगे हाथों पकड़ा, रंगे हाथों का मतलब होता है कि उस एक्ट को करते हुए पकड़ा जाना। उन्होंने कहा कि ना ही मेगाफोन कोई आपने वहाँ से रिकवर किया, ना ही आपने इनसे पेट्रोल बम रिकवर किए, ना ही कोई और सबूत, कोई और एविडेंस आपके पास है। फिर आपने कहा कि इन्होंने फलां पुलिस वाले के ऊपर हमला करके इन्हीं लोगों ने उसका यूनिफॉर्म फाड़ दिया। अब जो क्रिमिनल कोर्ट होता है ना, जिसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, उसमें हर चीज़ जो है वो सबूत के तौर पे लगानी पड़ती है। अगर यूनिफॉर्म फटा है तो वो यूनिफॉर्म जो है वो लगेगा अदालत में सबूत के तौर पर, वरना तो फिर इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं फटा। तो उन्होंने कहा ना वो पुलिस वाला अदालत में जिसका यूनिफॉर्म फटा, ना उसका यूनिफॉर्म है, ना कोई स्टेटमेंट है मिसल के अंदर ऐसी कोई लिखी हुई, और ना कोई और सबूत है। कल इनको जमानत मिली है, फिर आप मेरे सामने लेके आए। उन्होंने दोबारा उनको ज़मानत दे दी, इनकार कर दिया। उन्होंने उनका रिमांड देने से जज आसिफ मुस्तफवी ने पैरों पर खड़े हुए पूरी तरह से पूरा वज़न लिया उन्होंने और शाना बशाना जाकर खड़े हुए जज मोहम्मद अब्बास के। आप अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ बेहतर नहीं हो रहा, जाहिर है जुल्म हो रहे हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स अगवा किए हुए हैं, बहुत वहाँ पर दिगरगुन सूरत हाल है, लेकिन फिर कौम के बेटे जज मोहम्मद अब्बास जैसे, जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी जैसे, वो 6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़त लिख रहे हैं, उसके पीछे देखिए जस्टिस शहजाद मलिक और फिर देखिए आसिफ मुस्तफवी, इस तरह के भी कौम के बेटे हैं जो तमाम फाशिज़म के ख़िलाफ़ खड़े होकर तगड़े तरीके से दिलेरी के साथ फैसले दे रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। थाना बहावल नगर के बाद थाना कराची डिफेंस पर इंटेलिजेंस एजेंसियों का हमला, यकीनन ISI का होगा।
अब यहाँ पर यह हुआ कि इंटेलिजेंस एजेंसी के अहलकार गाड़ी में जा रहे थे, उनकी टक्कर एक वकील की गाड़ी के साथ हुई। वकील ने 15 पर मीन पुलिस एमरजेंसी को फ़ोन किया, वहाँ पर पुलिस आई। पुलिस ने फाइंड आउट किया कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग थे, कसूर उनका था, उन्होंने वकील के साथ टक्कर की थी और लड़ाई भी की होगी, को मारपीट भी की। उन्होंने उनकी गाड़ी थाने में लाकर बंद कर दी। बस इस पर फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज को गुस्सा आ गया और फिर मामूली वाकया उन्होंने कर दिया। इंटेलिजेंस एजेंसी के कोई 100 के करीब, जी हाँ कम नहीं, 100 के करीब अहलकार, अफसरान होंगे, एहलकार होंगे, वो पहुंचे जनाब थाना। और थाना कौन सा था? कराची डिफेंस, अगेन डिफेंस, समझ लीजिए। वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने फिर पुलिस की दबा कर ठुकाई वहां पर बेचारी की उनको बहुत तशद्दुद किया वहां पर। उसकी फुटेज भी सामने है, शायद हम ना दिखा सकें क्योंकि फिर तशद्दुद की फुटेज जो है वो यूट्यूब अलाउ नहीं करता, इनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है, इसलिए शायद हम दिखा ना सकें। कुछ तस्वीरें ज़रूर उसकी आपके सामने रख देंगे उस वीडियो में से, बाकी वो ट्विटर के ऊपर है, वो वीडियो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो अब ये एक और मामूली वाकया है। इसी तरह का एक वाकया आज़ाद कश्मीर, अपना मकबूजा कश्मीर के अंदर हुआ, हिंदुस्तान में। मकबूजा कश्मीर में इसी तरीके से पुलिस वालों की वहाँ की फ़ौज के साथ एक मतभेड़ हुई और उसके अंदर फ़ौज वालों ने पुलिस वालों के ऊपर शायद कोई तशद्दुद किया। उन्होंने एफआईआर दी और गिरफ्तारियां की। वहाँ पर कोई मामूली वाकया नहीं हुआ, किसी ने थाने पर हमला नहीं किया, कोई ऐसी चीज़ अभी तक वहाँ से सुनने में सामने नहीं आई। अच्छा जी, अगली खबर अमेरिका से। दुनिया की सुपर पावर, उसका सदर और उसके बेटे को अब सज़ा सुनाई जा रही है। उनको 3 फैलनी में उन्हें जो है वो चार्जशीट किया गया है कि वो 3 काउंट्स पे वो मुजरिम करार पाए हैं या उनका जुर्म साबित हुआ है। और वो क्या है कि उन्होंने जब असला ख़रीदा, उन्होंने ममनुआ बोर का, जिसे पाकिस्तान में कहा जाता है, और आतशी असला भी उर्दू में लिखा जाता है, वो उन्होंने जब असला ख़रीदा, को गन ख़रीदी, तो उस ख़रीदने के दरमियान रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने कभी ड्रग्स ली हों, नशा आप लेते रहे हो, तो आपको बताना है कि मैं ड्रग्स लेता रहा हूँ। या अगर आप कन्विक्टेड हैं, आप किसी जुर्म में सज़ा याफ्ता हैं, तो वो भी आपने असला ख़रीदते हुए बताना है। तो उन्होंने ऐसी इन्फॉर्मेशन जो थी वो डिस्क्लोज़ रिपोर्टेडली नहीं की। जब वो असला ख़रीद रहे थे तो यहाँ पर जब आप असला ख़रीदते हैं तो पाकिस्तान की तरह लाइसेंस नहीं बनवाना पड़ता, बल्कि गन शॉप पर जाके आप अपना उनको बताते हैं बायोडाटा, वो आपका रिकॉर्ड चेक करते हैं और उस हिसाब से आपको असला बेचा जाता है। लाइसेंस एज सच यहाँ पर नहीं होता। तो जब उन्होंने वहाँ जाकर असला ख़रीदा तो ज़रूरी था वो बताते कि मैं ड्रग्स लेता रहा हूँ या नहीं लेता रहा, और मैं पहले कन्विक्टेड हूँ कि नहीं हूँ। उन्होंने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन रिपोर्टरली छुपाई और उसके ऊपर अब उनको गालिबन 24 साल तक कैद हो सकती है और $7 लाख तक जुर्माना हो सकता है। अब इसको कहते हैं कानून और इंसाफ। बाप जो है वो सदर है अमेरिका का, दुनिया की सुपर पावर है, वहाँ का वो ताकत तरीन शख्स है, और बेटे को वो बचा नहीं सका। अब जो ज्यूरी है उन्होंने उन्हें कन्विक्ट किया है। अब 120 दिन के अंदर अंदर उन्हें सज़ा सुनाई जाएगी। मतलब कि इलेक्शन से पहले ही एक तरफ अगर ट्रंप को सज़ा सुनाई जाएगी तो दूसरी तरफ जो बाइडन साहब का बेटा, जिसका नाम हंटर बाइडन है, अब उसको भी सज़ा सुनाई जाएगी। यहाँ ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि ट्रंप की सज़ा जो है वो कम होने के चांसेस हैं। उनके ऊपर जो जुर्म है वो संगीन नौइयत का नहीं है, लेकिन जो हंटर बाइडन के ऊपर जुर्म है वो संगीन नौइयत का है और उसमें उनको ज़्यादा सज़ा सुनाई जा सकती है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि एक तरफ पूरा मुल्क ये कहता है कि मज़ाकरात करें, ये रट लगाई होती है इमरान खान मज़ाकरात करें। अब गौहर खान ने कहा कि इमरान खान ने मज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दिया है, मीन बातचीत के लिए। तो ज़रा चेक कीजिए, आजकल हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जो माउथ पीस बने हुए हैं रोज़नामा जंग, वो क्या कार्टून लगा रहे हैं। ये वही कार्टून लगाने वाले कार्टून अंसार अब्बासी साहब ही होंगे, क्योंकि वही इस ग्रुप के अंदर इस तरह के मुनाफकाना काम करते हैं। एक तरफ अपने कॉलमों में अपनी जगहों पर कहते हैं मज़ाकरात करें। अगर गौहर खान कह रहे हैं कि हम मज़ाकरात कर रहे हैं, तो ये देखिए क्या ताने दे रहे हैं कि तमाम जो नैरेटिव हैं इमरान खान के वो बैरी कर रहे हैं, वो कब्र में डाल के ऊपर मट्टी डाल रहे हैं। मीन इमरान खान यू टर्न ले रहे हैं, मीन इमरान खान ने पहले झूठ बोला था, या वो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं। मीन मज़ाकरात करने पर या मुज़ाकरात करने पर, हाँ करने पर तहकीर की जा रही है। आप इन लोगों के असूल देखिए और इनकी मुनाफकत देखिए। अच्छा जी, पब्लिक सेक्टर जो इमारतें हैं उनकी सोलराइजेशन से बिजली बिल की रकम कम होगी। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। मतलब कि अब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जो सरकारी इमारतें हैं
उनकी सोलराइजेशन करनी है, मतलब कि वहाँ पर सोलर प्लेट्स लगेंगी, सोलर सिस्टम लगेगा, बिजली सोलर से हासिल होगी। अब उसकी मंतक क्या दे रहे हैं? मंतक ये दे रहे हैं कि उससे बिजली का बिल कम होगा और सरकार का खर्चा कम आएगा। अब सुनने में, देखने में, समझने में एक दुरुस्त खबर है, अच्छी खबर है, लेकिन ये मुनाफिक हैं कौन? ये वो मुनाफिक हैं जो अवाम को मना कर रहे हैं कि आपने सोलर प्लेट्स नहीं लगानी, अवाम को सोलराइजेशन से मना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भला? इसलिए कि पाकिस्तान ने महंगे बिजली के जो हैं वो मंसूबे लगाए हुए हैं, और जो बिजली के मंसूबे लगाए हुए हैं वो हम बिजली लें या ना लें, हमने कैपेसिटी पेमेंट्स करनी है। बिजली इस्तेमाल करें ना करें, हमने हर सूरत पैसा देना है उनको। इन हालात के अंदर अब हुकूमत जो है उसकी पूरी की पूरी कोशिश क्या है? उसकी पूरी की पूरी कोशिश ये है कि लोग सोलराइजेशन ना करें, और अभी टैक्स भी बढ़ा दिया सोलराइजेशन के ऊपर। मीन जो सोलर का फी यूनिट है वो वापस बेचने पर भी टैक्स है, उस पर भी टैक्स है। मीन हालात तंग किए गए हैं, और आइंदा जो पॉलिसी नई बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो इससे भी एग्रेसिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग सोलराइजेशन की तरफ जाएं ना। अब फिर आप सोच रहे होंगे कि एक हुकूमत जो पब्लिक को सोलराइजेशन नहीं करने दे रही, क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट, अगर लोग सोलर पे चले जाएंगे, बिजली इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट को तो बिजली के पैसे देने ही पड़ने, इस्तेमाल लोग करें ना करें, कैपेसिटी पेमेंट तो देनी पड़नी है बिजली घरों की। तो जो इस्तेमाल कर रहे होंगे लोग, उनको और बिल देना पड़ेगा, और सोलराइजेशन वाले तो बच जाएंगे, लेकिन उनका बोझ भी दूसरों पे पड़ेगा। तो घरों में सोलराइजेशन जो गवर्नमेंट नहीं करने दे रही, सरकारी दफ्तर में फिर क्यों कर रही है? उसका जवाब मैं देता हूँ। खाता है तो लगाता भी है, लगाएगा तो खाएगा ना। इसको उलट करके समझिए, खाता है तो लगाता भी है, लगाता है तो खाता है ना। किसी चीज़ को पहले लगाएंगे तो उसमें से मार्जिन खाएंगे ना। अगर कोई लगाएंगे ही नहीं तो फिर मार्जिन कहाँ से खाएंगे? तो अब ये करप्शन करने का बहाना होगा किसी सरकार का कि उन्होंने पहले सोलराइजेशन करेंगे दफ्तरों की, मीन सोलर इक्विपमेंट खरीदेंगे, वो इक्विपमेंट 10 गुना महंगी कीमत पे ख़रीदा जाएगा, और उसमें से कमीशन खाए जाएंगे। तो ये करोड़ों अरबों की दिहाड़ी लगाई जाएगी पहले उस इक्विपमेंट को ख़रीदने पे, फिर सोलराइजेशन होगी, और फिर वो चले ना चले, इससे हमें क्या लेना देना। तो अब आपको समझ आई होगी कि पब्लिक को क्यों मना कर रहे हैं, खुद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि खुद उसमें से दिहाड़ी लगानी है। वीलॉग लंबा हो रहा है, खबरें कुछ और थीं, लेकिन उनको फिर दोबारा आपसे डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।